अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, ठीक है। और इससे पहले दो आंसर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दे आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज इफ वी इंट्रोड्यूस अ large thin plate between 2 point charges, what will happen to the force between the charges? क्या होगा? सुनो, there will no force act between the two charges. क्यों force act नहीं करेगा दो charges के बीच में? Because the metal plate will act like a shield. It will act like a shield. So क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है वो मेटल प्लेट में टर्मिनेट हो जाएगा और मेटल प्लेट का दूसरा साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के नेगेटिव प्लेट तक जाएंगे। सर इसको ऐसा लिख सकते हैं इट विल डिक्रीज द इम्पल्सिव फोर्स। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन द चार्जेस विल एक्सपीरियंस फोर्स, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। और फोर्स थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा लेकिन दे विल एक्सपीरियंस द फोर्स। लेकिन अगर अच्छा एक छोटा सा गलती हुआ, अगर दे आर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर एक्चुअली स्ट्रांगली, मतलब ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। और अगर सेम चार्ज होगा तब रिपल्सिव फोर्स विल डिक्रीज, ठीक है। समझ में आया क्या बोले? एक बार जल्दी से लिख लो, क्विकली राइट दिस डाउन। There will be no force. There will be no force applied by one charge on other. There will be no force applied by one charge on the other. मतलब चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जीरो फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। But due to induction on the metal plate, but due to induction on the metal plate, the individual charges will experience some force. The individual charges will experience some force. ठीक है? Then write after full stop some force. If they are unlike charges, they will experience stronger force. If they are unlike charges, they will experience stronger force. And if they are like charges, they will experience weaker force. ठीक है। But this force will, माने ये लिखने का जरूरत नहीं है, just know this force will not be acting due to one another. मतलब एक दूसरा चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई, कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? ये वाला फोर्स, वो जो मेटल प्लेट के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो इंड्यूस चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ऑलराइट, सो स्ट्रेट आंसर अगर पूछा जाएगा देन द आंसर इज जीरो, मतलब दे विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 5 डन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं? 2 point charges of unknown magnitude and sign are placed at a certain distance apart. The electric field intensity is 0 at a point not between the charges but on the line joining them. इसका मतलब क्या है? मान लो ये Q1 है और ये Q2 है। बोल रहे हैं इन दोनों के बीच ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन वो पॉइंट इन दोनों के बीच बाहर है, on the line joining them but outside है। So मान लो हम लोग उसको यहाँ पर ले लेते हैं, P वाला पॉइंट पे ले लेते हैं, जहाँ पर नेट क्या है? क्या 0 है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो पूछा है व्हाट आर द 2 नेसेसरी कंडीशंस जो होना ही पड़ेगा फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0। राइट, प्राइमरीली दे हैव टू बी ऑपोजिट चार्जेस। लाइक चार्जेस होने से उन लोगों के बीच में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अनलाइक चार्जेस होने से ही बाहर होगा।
तो जिन लोगों ने नहीं लिखा लिख लो जल्दी से। द two charges has to be unlike. The two charges has to be unlike. The two charges has to be unlike. Primary. ठीक है। Second क्या है? The second point is right. Second point है उन लोगों का मैग्नीट्यूड कभी सेम नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो दोनों के लिए इसका बाहर जो पॉइंट है सेम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि देखो एक क्लोजर है और एक दूर है ना, तो जो क्लोजर है वो ऑलवेज स्मॉलर होना पड़ेगा। ठीक है। सो द सेकंड कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड्स हैज टू बी डिफरेंट। सेकंड पॉइंट है द मैग्नीट्यूड्स हैज टू बी डिफरेंट। इज दैट क्लियर? सर हाँ सर पास वाला कम होगा, क्यों? देखो क्योंकि पास वाला जो है उसके लिए डिस्टेंस तो कम है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? aq/r², राइट? तो अगर उसका डिस्टेंस r छोटा है और अगर q जो है वो अगर बहुत ज्यादा होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। अगर बैलेंस करना है तो मान लो ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस और ये r2 है और ये डिस्टेंस r1 ले लेते हैं, तो इसके लिए होगा q2/r2² और इसके लिए ये होगा k × q1/r1²। अगर बैलेंस करना है तो ये और ये इक्वल होना चाहिए, so that means q1/r1² should be equal to q2/r2²। तो अब बताओ कि अगर हम लोग ये डिस्टेंस छोटा लेंगे तो उसके साथ प्रोपोर्शनेट चार्ज भी मुझे, otherwise value match समझ में आया ना? That is not. Is that clear? Next question है question number 7. 7 को ध्यान से पढ़ो। Question number 7 बोला है a particle with positive charge q is held fixed at origin. ठीक है, origin मतलब मान लो ये x axis है। ये question number 7 डिस्कस कर रहे हैं। question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है ओरिजिन में एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, Q is held fixed at origin. A second particle with positive charge Q is first fired at the first particle and follows a trajectory as shown in the figure. मतलब यहाँ से एक सेकंड चार्ज स्मॉल q को थ्रो किया गया है किसके तरफ? कैपिटल Q के तरफ। तो क्या वो सीधा जाके इसको हिट करेगा? Why? क्या अट्रैक्शन या रिपल्शन? राइट। तो रिपल्सिव फोर्स के कारण वो सीधा नहीं जा पाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसलिए वो ऐसे टेढ़ा होकर यहाँ से निकल जाएगा, राइट? अब बोल रहे हैं देखो ऑब्वियसली इसका पाथ ऐसे कर्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा देखो, बोल रहे हैं इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल दैट मींस स्मॉल q, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या कोई ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट में इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? राइट, मींस सी देखो एंगुलर मोमेंटम वाला कांसेप्ट हम लोग कहां पढ़े थे, याद है तुम लोगों को? रोटेशनल मैकेनिक्स में। एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल मैकेनिक्स का टॉर्क में क्या रिलेशन है मालूम है तुम लोगों को? टाउ इज इक्वल टू BL dt, where tau is the torque और L is the angular momentum, angular momentum, ठीक है? अब देखो जब ये दो चार्ज पार्टिकल है इन दोनों के बीच में जब रिपल्सिव फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो कौन सा डायरेक्शन में होगा? रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो कौन सा डायरेक्शन में होता है? हाँ ऑपोजिट, बट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम ना। तो कोई भी इंस्टेंट में मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ है तो ये इंस्टेंट में इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अलोंग दिस लाइन एक्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं Q से तो वो चार्ज स्मॉल q कहीं पर भी रहे वो जो फोर्स होगा वो ऑलवेज ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा ना, इट विल पास थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इफ इट passes through the axis of rotation then what will happen? The torque will be zero. Okay, now remember tau is equal to r plus f. What is r?
किसका, कहाँ का डिस्टेंस, तुम्हारे घर से मेरे घर, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स जो एक्ट कर रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो है r। तो अगर फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है तब ये r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो 0 होगा तो टॉर्क का वैल्यू, अगर टॉर्क 0 हो जाता है तो dl dt is equal to 0 का मतलब क्या है, L is equal to constant, that means the angular momentum remains constant, so the answer will be yes and the axis of rotation will pass through the origin. Write this down, the answer will be yes and the axis of rotation passes through the origin. Axis of rotation passes through the origin. Is that clear? अनुराग समझ में आया? तुमको टॉर्क मालूम था क्या होता है? इसे कुछ मालूम नहीं था, तो फिर इससे मत बोलना, कुछ समझ नहीं आया। हर्ष, तुमको मालूम था टॉर्क क्या होता है? किन लोगों को टॉर्क मालूम नहीं है? What? How many of you don't know what is torque? Raise your hand. पीट के पकड़ के वो हाथ उठा रहा था। Alright, let's come back. What about the next question? अच्छा, तो इसका आंसर क्या लिखे हम लोग, जल्दी से बताओ। हाँ, when the axis of rotation passes through the origin, right? और इसका रीजन भी हम लोग को थोड़ा लिखना पड़ेगा। Write this down that the Coulombic force will pass through the axis of rotation. Coulombic force will pass through the axis of rotation. Force will pass through the axis of rotation. Hence, pass through the axis of rotation. Hence, the torque produced by the force will be zero. Hence, the torque produced by the force will be zero. ठीक है? उसके नीचे ये वाला एक्सप्रेशन लिख लो कि tau equal to r cross f, where r is equal to 0. r হচ্ছে the distance, perpendicular distance between line of action of force, line of action of force and the axis of rotation. ঠিক আছে? और यदि axis of rotation through দিয়ে pass করে তাহলে it will be 0. So r is equal to 0, therefore tau equal to 0. Therefore dl dt will be equal to 0, implies L equal to constant. Hence the angular momentum will remain constant. ठीक है? Your answer should be precise and logical. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टर्न बोल के आंसर छोड़ दिए। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तब भी उसमें आधा मार्क आंसर के लिए रहता है, आधा मार्क रीजन के लिए रहता है। So whenever you are writing down any answer in physics, unless and until it is just a law or a like dimension or any quantity, then you have to give a reason, short reason. All right? Done. Question number 8. Figure 2. You can see in the diagram. Figure 2 shows some electrical lines. Field lines due to 3 point charges arranged along the horizontal axis. All 3 charges have the same magnitude. You can see the field lines. पूछा गया है कि चार्ज का नेचर क्या है? Right. So we have 3 charges. You can clearly see that from the first charge, electric field lines are originating, right? From the first charge, electric field lines are originating and they are terminating over the second charge. And again, from the third charge, they are doing what?
originating, and all of them are terminating over the second charge. So this is the first charge, C1, this is the second charge, C2, and this is the third charge, C3. So we know that electric field lines always originate from a positive charge and terminate over a negative charge. So C1 and C3 both are, and C2 is negative. Is that clear? Next, part B. At what points is the magnitude of electric field the smallest? ये कौन सा होगा? यहाँ पे लाइन्स कम होगा वहाँ Right. तो कहाँ पर सबसे कम है लाइन्स? हाँ. Right. Through the perpendicular bisector of C1 and C3. मतलब जहाँ पर C2 बैठा हुआ है वो perpendicular bisector position में ऊपर ये वाला point और नीचे ये वाला point. See, at these 2 points, the density of electric field lines are minimum. So जहाँ पर electric field lines का density कम होगा, जहाँ पर electric field lines का density कम होगा, वहाँ पर क्या होगा? क्या कम होगा? Electric field का intensity कम होगा. ठीक है? So write this down. On the perpendicular bisector of the extreme charges, on the perpendicular bisector of extreme charges and away from the middle charge. On the perpendicular bisector of the extreme charges and away from the middle charge. On the perpendicular bisector of extreme charges and away from the middle charge. Away from the middle charge. The density of electric lines are minimum. Density of electric lines are minimum. Hence, the net field is also minimum. Net field is also minimum. Now, if you look at the board, say this is Q1, this is Q3, and this is Q2. The next part of the question says, explain how the field produced by individual point charge combined to give a small net field at these points. मतलब हम लोगों को एक एक चार्ज का फील्ड निकालना पड़ेगा, उसका डायरेक्शंस, और दिखाना पड़ेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों वहां पर मिनिमम हो रहा है. So, कैसे दिखाएंगे? देखो, ये 3 चार्जेस है, इन दोनों में कौन सा ये तो पॉजिटिव था ना, मिडिल वाला नेगेटिव. तो देखो, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग लेते हैं और अवे फ्रॉम द प्लस Q चार्ज ये वाला पॉइंट पे लेते हैं, तो प्लस Q1 चार्ज के लिए ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में रहेगा? इस पॉइंट पे प्लस Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, आउटवर्ड्स मींस अलोंग दिस डायरेक्शन. दिस इज Q1. Q3 के लिए किस डायरेक्शन में रहेगा? Along Q3. And what about Q2? Because it is a negative charge, the electric field lines will be directed towards it, right? So what will happen? देखो, E1 और E3 का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और उसको E2 क्या करेगा? बैलेंस करेगा. ठीक है? So quickly take down this diagram, then I'll make you write something. Quickly take down this diagram. बना लिए? Just write down E1, E2 and E3. E1, E2 and E3. Designate E1, E2 and E3. Okay, we need that. Need the designations. Designate क्या? Now write the resultant of E1 and E3. The resultant of E1 and E3 gets balanced by the E2. Hence, the strength of electric field becomes minimum. Hence, the strength of electric field becomes minimum.
Clear? हो गया? Now the next question is a very fundamental question. ठीक है? Read the question carefully. Question number 9. What is it saying? हाँ बोला. जिसका चार्ज इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा रहेगा उन दोनों का दोनों लाइन का कुछ का डिफरेंस तो कम रहना चाहिए. शुरू होगा. कौन सा क्वेश्चन 8 या 9? हाँ 9 में बोलो क्या बोल रहे हैं? जो दो में जो इलेक्ट्रिसिटी का लाइन है उसका डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा होगा. हाँ possible नहीं. So the answer for this is the electric field of the type shown in the diagram. Is it physically possible? The answer is no, not possible. But why? हाँ तो होने दो तो ऐसा तो हो ही सकता है ना. कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है और कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है. प्रॉब्लम क्या है? अच्छा यूनिफॉर्म कैसे पता चला? राइट पैरेलल लाइन है ना मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कांस्टेंट होना चाहिए. लेकिन हम लोग को ये भी मालूम है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज आ जाते हैं तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है. मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पर फील्ड ज्यादा है और यहाँ पर फील्ड कम है बट दे आर यूनिफॉर्म व्हिच इज नेवर पॉसिबल. ठीक है. लेकिन ये लिखने से ना पूरा आंसर पूरा मार्क्स हम लोग को नहीं दिया जाएगा. इसका एक्चुअल लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड ये जो फील्ड फोर्सेस है ना these field forces are conservative forces. You know what is meant by a conservative force? Right. Does not depend on path. It just depends on initial and final value positions. What? क्या? Does not depend on path. क्या? Work done. The work done does not depend upon the path. It only depends upon the initial and final position. लेकिन वर्क कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट होता है. तो मान लो हम लोग एक सिचुएशन ले रहे हैं जहां पर एक चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ऐसा एक पाथ में हम लोग मूव करवा रहे हैं. मान लो ये ए बी सी डी. ठीक है. तो अगर हम लोग यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? पहले वर्क इन ए बी विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू ए बी displacement of AB. Say this displacement of AB be L. ये डिस्टेंस मान लो L है और ये स्क्वायर ही ले लिया हम लोग और सिंपलिसिटी पर्पस हम लोग स्क्वायर ले लेंगे. तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बोलो? एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q into E. Q is the charge and E is the electric field intensity. So Q into E will be the force. So QE मान लो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम. राइट. सो QE1 into L लिख रहा है. मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2 है. सो Q into E1 into L होगा यहाँ पर. राइट. फिर क्या होगा? वो यहाँ जाएगा. B से C तक वर्क डन कितना होगा? B से C तक वर्क डन कितना होगा? जल्दी फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. सो वर्क डन इज Fs cos थीटा. रिमेंबर वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. तो यहाँ पर कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच? तो इसीलिए वर्क डन हो गया. C से जब D में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रहा है हम लोग उसका ऑपोजिट में ट्रैवल कर रहे हैं. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो वर्क डन विल बी नेगेटिव. तो CD विल बी माइनस Q इनटू E2 इनटू L. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड. इज दैट क्लियर? और फिर WDA क्या हो जाएगा बताओ? फिर से 0 क्योंकि DA में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इधर है लेकिन फोर्स तो इधर एक्ट कर रहा है. So इसीलिए 0. So total work done कितना होगा? Total work done will be WAB plus WBC plus WCA plus WDA. That should be equal to how much? A Q into E1 into L minus Q into E2L on the right hand side.
But what does the concept of conservative forces say? कि अगर total displacement zero होता है within a conservative force field, मतलब initial और final position, then the work done has to be zero. So will it match? Because यहाँ पर Q1 to L common लेने से E1 minus E2 आ रहा है ना, so it is not matching. Is that clear? That is why we say that यहाँ पर लिखो since the work done on a closed path is not equal to zero, hence not possible. Work done on a closed path is not equal to zero, hence not possible. Well, question number 10 का आंसर क्या है? The figure shows three electric field lines with the direction of electrostatic force on the positive place charge placed at the points A and B. At which point A or B will the acceleration of the test charge will be greater if the charge is released? A और B में से कहाँ पर acceleration ज़्यादा होगा? You can clearly understand that the electric field lines are closer. A के पास है, closer है, तो मतलब strength वहाँ पर ज़्यादा है, तो force ज़्यादा act करेगा, मतलब acceleration भी ज़्यादा होगा. So the answer will be capital A. Answer will be capital A. ठीक है? And next, O. Direction. अच्छा जब first part हम miss कर गए. First part में बोले हैं A और B में कौन सा direction होगा? So you know it is directed along the tangent. So दोनों में ही tangent लिखो along the tangent. At both the points it will be along the tangent. At both the points it will be along the tangent. Both the points it will be along the tangent. Clear? Well, read this question carefully. Question number 11. Read this question carefully, very carefully. 11 कौन कौन बनाए? 11 नहीं. This is a very important question. Listen to it very carefully. बोल रहे हैं two identical positive charges are fixed on the y-axis at equal distances from the origin. मतलब मान लो ये x-axis है, ये y-axis है, और equal distances from the origin. दो charges fixed है, both are positive charges. So plus q and plus q. A particle with a negative charge starts on the x-axis at a large distance from you. मतलब ये x-axis में एक particle बहुत ज़्यादा distance दूर से यहाँ से start कर रहा है, लेकिन वो क्या है? तो क्या होगा? वो किधर जाएगा? ये इधर जाएगा या इधर आएगा? You can clearly understand. ये positive charge है. Both the charges will apply the force towards this charge. तो वो क्या करेगा? Towards the left move करेगा, right? अब बोल रहे हैं कि negative charges start on the x-axis at a large distance from O, moves along the x-axis, passes through the O and moves far away on the other side. ठीक है? Its acceleration A is taken positive along its direction of motion. Plot the particle's acceleration A against its x coordinate. So what do you need to do? You need to find out the force as a function of x coordinate. Because force divided mass will give you acceleration. अब मुझे बताओ, पहले हम लोग ये चार्ज को कोई एक certain distance पे ले लेते हैं, q distance. माने q charge minus q, और मान लो ये x distance पे है. This at a distance of x. और ये जो fixed distance पे है, मान लो ये a है. ये distance a है और ये distance x है. x change करेगा, a change right. Now tell me, इसके ऊपर जो force act करेगा, it will be along this direction. This is F1 और इधर जो फोर्स एक्ट करेगा it will be obviously ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा. So F1 F2 दोनों का ही दो कंपोनेंट रहेगा. इधर रहेगा F1 sin थीटा और इधर रहेगा F1 cos थीटा.
सिमिलरली ये वाला चार्ज के लिए भी Sin theta. F2 sin theta and Cos theta. this will be F2 cos theta. So net force will be F1 cos theta plus F2 cos theta. अब देखो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होंगे ना, क्योंकि डिस्टेंसेस भी सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है. So you can simply write this as 2F1 cos theta. Now what is the value of F1? कहाँ से मिलेगा? KQ by R square. What is R? This distance is R. So this distance is not given, of course. X दिया हुआ है. So what do we write over here? It will be root over of x square plus a square. तो R square है तो root over नहीं रहेगा, फिर right? अब मुझे बताओ ये वाला ट्रायंगल से cos theta कितना है, जल्दी से बताओ. Cos theta is base by hypotenuse. The base টা হচ্ছে x আর hypotenuse টা হচ্ছে r. So x by under root of x square plus. Is that clear? समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे. So 2 into f1 is kq by x square plus a square into cos theta is x by root over of x square plus a square. So that is 2kqx by x square plus a square whole to the power 3 by 2. Alright? What is 3 by 2? Now, see what happens. When the acceleration, listen to this very carefully. ये force है ना, resultant force. तो obviously acceleration क्या होगा? Acceleration is force net by mass. So it will be same expression 2kqx by x square plus a square whole to the power 3 by 2. सिर्फ नीचे मास आ जाएगा, राइट? नीचे मास आ जाएगा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है. यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा. कैन एनीवन टेल मी व्हाई? x किधर मेजर कर रहे हैं हम लोग, राइट में, लेकिन ये पॉइंट में एक्सेलरेशन किधर ऐड कर रहा है. सो इट शुड बी डायरेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव होगा. सो क्या हो रहा है, देखो, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, x बहुत ज्यादा रहेगा, इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो द वैल्यू विल बी लेस. As it comes gradually closer to the origin, the value will increase. But at the origin, what is the value of x? So देखो यहाँ 0 डालने से पूरा 0 हो जाएगा ना, मतलब ये इंक्रीज करेगा एक सर्टेन पॉइंट तक, फिर डिक्रीज करके 0 हो जाएगा. राइट? u by r का ग्राफ. हाँ राइट. सही बोले. हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स जो रिलेशन पढ़े थे इलास्टिसिटी में, वैसा ही चीज था. राइट, इलास्टिसिटी का आंसर. अच्छा, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, ऑन द राइट ऑफ, माने अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर जाते हैं, ऑन द राइट ऑफ वाई एक्सिस द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, बट ऑन द लेफ्ट क्या हो जाएगा, वही सेम चीज. यू अंडरस्टैंड व्हाई? अगर यहाँ आ जाएगा चार्ज, तब ये माइनस की चार्ज है ना, तो इसको अट्रैक्ट करेंगे तो इधर अट्रैक्ट करेंगे, तब रिजल्टेंट फोर्स किधर हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. राइट? सो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, देखो, एट लार्ज डिस्टेंस द वैल्यू इज लेस, as it comes closer the value increases, then it becomes 0 at the origin. Again, on the left hand side the direction of acceleration reverses and becomes positive. So acceleration versus displacement graph ऐसे बने. राइट, सो यहाँ से आप जब छोड़ रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन ऑफ मोशन है, टुवर्ड्स द लेफ्ट है ना. सो लेफ्ट इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस व्हेन इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, और जब इधर आ जा रहा है ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, इट विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस. दैट इज व्हाई आई प्लॉटेड द ग्राफ लाइक दिस. समझ में आया? ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एंड ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और इट बिकम्स पॉजिटिव. That's why we get a graph like this. Is that clear? बना लिया सब लोगों ने? Quickly.
झटपट करो तो झटपट, जस्ट 2 मिनट्स टाइम।